हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तरीके से तो अच्छे से बिल्कुल होंगे। आपको कोई अच्छा रहने से रोक नहीं सकता, ये आपका मूल्य अधिकार है ना। सो वेल, जो हम यहाँ करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिवाइज सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स को रिवाइज कैसे करेंगे? जो आने वाले समय में एग्जामिनेशन है जो अभी आपके सामने है, एसएससी जेई, तो एसएससी जेई के पीवाईक्यू को उठाते हुए और जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया, तो पूरा रिलेटिव डेंसिटी का टॉपिक को ही रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ऐसा चल रहा है अपना ये पीवाईक्यू सेशन, तो इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जो डेटा है, टेबल है, फॉर्मूलास है, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। अगर आपने सॉइल मैकेनिक्स हमारा पहले से पढ़ा हुआ, आपके पास कॉपी है, तो बस नोट्स लेके बैठ जाओ, सारा का सारा चीज रिवीजन होता चलेगा, है ना। याद करवा दूंगा। तो चालू करते हैं, स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़िए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड। क्या बोल रहा है ये पे? कॉम्पैक्टेड है, डेंस सैंड है, उसका रिलेटिव डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना। तो देखिए, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है। अपने पास सीधा का सीधा एक टेबल है, उसी टेबल से ये आंसर अब हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसका आंसर होगा आपका सी, 0.95, ये होगा आंसर। अब ये कैसे आया, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, या फिर इसको आप डेंसिटी इंडेक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स दोनों सेम चीज है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आईडी से। ठीक है, आईडी ऑफ सॉइल, आईडी ऑफ सॉइल है। बट ये जो पैरामीटर है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, दिस पैरामीटर इज ओनली वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल? कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल, ये केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए ही वैलिड है ये पैरामीटर। कोहेजन लेस सॉइल का क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। किसका? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है उसे हम रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स, जिसे आईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब आईडी का जो फॉर्मूला है वो कैसा है? जो आईडी का फॉर्मूला है इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो आईडी का फॉर्मूला है, इट इज ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन। आपको बस ये याद रखनी है, इंटू 100। यहाँ पे ई मैक्स मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो, ई मीन मतलब मिनिमम वॉइड रेशियो, और जिस भी सॉइल का आईडी निकाल रहे हो उस सॉइल का एट प्रेजेंट कंडीशन ई क्या है, नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। और उसी सॉइल का ई मैक्स क्या हो सकता है? पॉसिबल ई मैक्स। उसी सॉइल का पॉसिबल ई मिनिमम क्या हो सकता है? वो चीज है ई मैक्स और ई मीन। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली और है, आपको किसी भी सॉइल का E इक्वल टू मैक्सिमम कब मिलेगा? जब वो सॉइल अपने लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में है, तब आपको उस सॉइल का मैक्सिमम वॉइड रेशियो मिलेगा। किसी भी सॉइल का आपका मिनिमम वॉइड रेशियो कब मिलेगा? जब वो सॉइल अपने डेंसेस्ट, है ना, डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में है, तब जो वॉइड रेशियो होगी सॉइल की, दैट विल बी योर मिनिमम वॉइड रेशियो। तो ई मैक्स ई मीन समझ में आ गया। एंड दिस ई, ये ई क्या है? द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जब आप उसका आईडी निकाल रहे हैं, है ना, नेचुरल कंडीशन में। समझ गए? अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट चलता है। मान लो अभी एक पहला नोट, मान लीजिए जो सॉइल है वो नेचुरली अपने डेंसेस्ट स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है। सॉइल इज नेचुरली एग्जिस्टिंग इन डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है, अगर सॉइल नेचुरली अपने डेंसेस्ट स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा, तो उसका जो ई है, वॉइड रेशियो, ये किसके बराबर होगा? ई मिनिमम के बराबर होगा, है ना। तो ई बराबर ई मिनिमम इसी आईडी के इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आईडी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? देखिए, ई मैक्स माइनस ई मीन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, मतलब 1 इंटू 100 मतलब 100%। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसेस्ट सॉइल है ना। तो आईडी जब भी 100% आ जाए किसी सॉइल का, तो इसका मतलब हमें ये क्या समझना है कि सॉइल नेचुरली अपने डेंसेस्ट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली, अगर
ठीक है, सॉइल नेचुरली अपना लूजेस्ट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लूजेस्ट स्टेट में। तो सॉइल अगर नेचुरली अपने लूजेस्ट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो वॉइड रेशियो है वो हो जाएगा आपका ई मैक्सिमम के बराबर, है ना। तो आप इसी को पुट कर दीजिए E इक्वल टू ई मैक्स इस आईडी वाले इक्वेशन में। तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स जीरो, तो जीरो को किसी से डिवाइड करिए वो भी जीरो हो जाएगा। तो आईडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आईडी इक्वल टू 0%, मतलब दिस इज योर लूजेस्ट स्टेट, ठीक है, एंड दिस इज योर डेंसेस्ट स्टेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आईडी के वैल्यू से, आईडी का रेंज से, कि आईडी जब 0 है सॉइल लूज है, आईडी जब 100 हो रहा है सॉइल डेंस हो रहा है। कौन सा सॉइल, कोहेजन लॉइस सॉइल, मतलब सैंड और ग्रेवल। तो आईडी जैसे जैसे बढ़ेगा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस उतना बढ़ेगा, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस होगा, है ना, कॉम्पैक्टनेस हो रही है इसीलिए तो उसका आईडी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। तो आईडी जैसे जैसे बढ़ता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस आपका बढ़ता है। और डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में अगर सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका आईडी इक्वल टू 100% होगा, और लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में अगर सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका आईडी 0% होगा। अब यहाँ पे टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक टेबल है अपने पास, जो टेबल आपको याद रखनी है। टेबल देखिए, 0% अगर आईडी है तब तो आप जान ही रहे हो क्या होगा, लूजेस्ट सॉइल, उसको क्या बोलेंगे, लूजेस्ट सॉइल। 0% अगर है आईडी तो उसको बोल देंगे लूजेस्ट सॉइल। अभी 0 से 15 एक रेंज है अपने पास, फिर 15 से 35 अपने पास रेंज है, 0 से 15 रेंज हो गया, 15 से 35 रेंज हो गया, फिर 35 से अपने पास 65 का एक रेंज है, 65 का, फिर 65 से अपने पास जो रेंज है वो रेंज है 85 का, फिर 85 से 100 का रेंज है, 85 टू 100 का रेंज है, फिर और एक चीज आप जान रहे हो 100%। ठीक है, अब देखिए 0% पे क्या हो गया, लूजेस्ट सॉइल, 100% पे क्या हो जाएगा, डेंसेस्ट सॉइल, डेंसेस्ट सॉइल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन बीच वाले का। देखना 0 से 15 वेरी लूज सॉइल, लूजेस्ट से वेरी लूज पे आया, मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस बढ़ा, लूजेस्ट से वेरी लूज पे आएगा, वेरी लूज से लूज पे आएगा, लूजेस्ट वेरी लूज लूज, फिर 35 से 65% पे मीडियम डेंस, मीडियम डेंस, ठीक है, मीडियम डेंस, फिर 65 से 85% पे डेंस, ठीक है, फिर 85 से 100% पे वेरी डेंस, वेरी डेंस, ठीक है, और 100% पे आपका डेंसेस्ट सॉइल। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको पूछा था वो पूछा था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड पूछा था। तो डेंस सैंड का क्या रेंज, क्या है डेंसनेस का, डेंस वाला रेंज है आपका 65 टू 85%, मतलब इसका आंसर होना चाहिए आपका 0.65 टू 0.85 के बीच का कोई वैल्यू, लेकिन ऑप्शन में 0.6 दिया हुआ है। अब ये 0.6 वाला रेंज में ये मीडियम डेंस आ जाएगा, मीडियम डेंस, समझ में आ रहा है, मीडियम डेंस वाले कैटेगरी में चले जाएगा। हमको डेंस पूछा है जो कि मीडियम डेंस से ज्यादा है, जो कि 0.65 से 0.85 के रेंज में लाई करता है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन था, बट फिर भी जो एसएससी ने करेक्ट ऑप्शन माना था वो माना था ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट, 0.95 को। समझ गए बात को आप, ठीक है, 0.95 मतलब 95%। ओके, तो ये टेबल आपको याद रखनी है, और याद रखने में कोई बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 का इंटरवल चल रहा है, सबसे पहले 0 लिख दिया, 0 से 15 याद रखना, 0 0 से 15, उसके बाद 20 20 ऐड करते चलो, 15 में 20 ऐड किया कितना हो गया 35, फिर 35 में 20 ऐड कर देंगे, अच्छा यहाँ पे 20 का नहीं, यहाँ पे 30 का गैप आ गया, तो देखिए ये 15 का ये 15 का, ये फिर 20 का गैप, फिर 30 का गैप, फिर 20 का गैप, फिर 15 का गैप, फिर उसके बाद 100, 15 20 30 20 15, समझ गए, 15 20 30 20 15, 15 20 30 20 15, ऐसा ऐसा करके याद रखना होगा। और जो कोडिंग चल रहा है अपना 0 पे लूजेस्ट वेरी लूज लूज, लूजेस्ट वेरी लूज लूज, ठीक है, 0% पे लूजेस्ट सॉइल, 0 से 15 पे वेरी लूज सॉइल, 15 से 30 15 से 35 पे लूज सॉइल, फिर 35 से 65 पे मीडियम डेंस, उसके बाद डेंस आएगा, फिर वेरी डेंस आएगा, फिर डेंसेस्ट आएगा, ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये टेबल याद हो गया आपको।
ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी में और एक चीज आता है, एक रिलेशनशिप और है इसमें, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, सुनिए। एक फॉर्मूला आता है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का, आरसी। ठीक है, आरसी का जो वैल्यू है उसको जनरली हम एक रेशियो में लिखते हैं, वो लिखते हैं एज ए गामा ड्राई अपॉन गामा ड्राई मैक्स, गामा ड्राई मैक्स। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है आरसी। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 1 प्लस ई मिनिमम, अगर वाइड रेशियो के टर्म्स में लिखें 1 प्लस ई मीन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वी हैव, आरसी इक्वल टू। अब ये आरसी क्या है, जैसा आपका आईडी था उसी तरह से ये आरसी है, लेकिन ये जो आरसी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट दोनों चीज, लूजनेस, लूजनेस एंड डेंसनेस, डेंसनेस। ठीक है, ऑफ, या फिर मतलब लूजनेस एंड डेंसनेस कहने का मतलब है वही कॉम्पैक्टनेस कह सकते हो आप। ठीक है, इसका नाम ही है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। तो ये लूजनेस एंड डेंसनेस रिप्रेजेंट करता है ऑफ बोथ कोहेजनलेस एंड कोहेसिव सॉइल। इसका कोहेजनलेस का, कोहेजनलेस का एंड कोहेसिव दोनों का, कोहेसिव सॉइल दोनों का ये रिप्रेजेंट करेगा लूजनेस एंड डेंसनेस। आईडी किसका रिप्रेजेंट करता था, केवल कोहेजनलेस मतलब सैंड एंड ग्रेवल वगैरह का। ये किसका रिप्रेजेंट करेगा, कोहेजनलेस एंड कोहेसिव दोनों, मतलब सैंड ग्रेवल सील्ट क्ले सब का। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, गामा ड्राई अपन गामा ड्राई मैक्सिमम, या फिर 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, आरसी और आईडी के बीच में एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, आरसी इक्वल टू 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी। ये आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, एक रिलेशनशिप है आरसी और आईडी के बीच में। यहाँ पे आईडी को, आईडी का जो वैल्यू पुट करना है ये परसेंटेज में पुट करना है, 20%, 30% ऐसा। ओके, अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन देखो, जो कोहेजन लेस सॉइल के लिए मैंने बताया था, तो ये रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस अगर आप निकालोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके, तो ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए होगा। किसके लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए, क्योंकि कोहेजन लेस के लिए ही हमारे पास आईडी का वैल्यू है। तब फॉर कोहेजन लेस सॉइल, जब सॉइल अपना नेचुरली, जो सॉइल है अपना लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट करता था, तो उसके लिए आईडी का वैल्यू कितना, 0। तो आईडी का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दोगे तो आरसी कितना हो जाएगा कोहेजन लेस सॉइल के लिए, फॉर लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट 0, सॉरी 80, है ना। उसी तरह से आरसी का वैल्यू अगर 100 पुट कर देंगे, दैट इज एट डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट, जब अपना कोहेजन लेस सॉइल होगा तब उसका आईडी का वैल्यू कितना होगा, 100%। तो आईडी का वैल्यू यहाँ पे 100 पुट करेंगे तो 0.2 इंटू 100 ये 20 का वैल्यू आ जाएगा, तो आरसी विल बी इक्वल टू 100। तो आरसी का रेंज, ये भी आपसे पूछ सकता है कभी कभी कि व्हाट इज द रेंज ऑफ आरसी फॉर कोहेजन लेस सॉइल। तो जो कोहेजन लेस सॉइल है उसके लिए जो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस होती है उसकी रेंज होती है 80 से 100। कहां से कहां तक, 80 से 100 तक उसकी रेंज होती है। प्लस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ये कोहेजन लेस के लिए तो है ही है, यूज कर सकते हैं, कोहेसिव सॉइल के लिए भी है, क्ले एंड सिल्ट वगैरह का भी लूजनेस एंड डेंसनेस को ये बताता है। इसको हम कैसे निकालते हैं, 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ पे क्यों ये बताता है, ये क्यों कोहेसिव सॉइल के लिए भी वैलिड है। देखिए कोहेसिव सॉइल मतलब सॉइल सॉलिड का जो दाना होगा ना वो एक दूसरे से इतना चिपकेगा कि मत पूछो, है ना। उसको आप अलग करने का कोशिश करोगे तो लेकिन वो अलग नहीं होगा, वो चिपका हुआ रहेगा। तो अगर आप अलग नहीं कर पा रहे हो तो सोचो क्या हम उसका लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट गेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट गेन नहीं कर पाएंगे तो क्या हम कोहेसिव सॉइल का ई मैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कोहेसिव सॉइल के लिए ई मैक्स हम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पाते हैं, जबकि कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम ई मैक्स भी निकाल लेते हैं और ई मिनिमम भी निकाल लेते हैं। बट कोहेसिव सॉइल के केस में ई मिनिमम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ई मिनिमम निकल जाता है, उसमें मिनिमम वॉइड रेशियो क्या है वो निकल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं पता लगा पाओगे ड्यू टू इनहेरेंट कोहेजन बिटवीन द सॉइल सॉलिड्स। इसलिए आरसी का इक्वेशन में क्योंकि ई मैक्स का जिक्र ही नहीं आता, इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर कोहेजन एंड कोहेसिव लाइफ सॉइल बोथ। समझ में आया बात, क्यों यूज कर पाएंगे। लेकिन आईडी वाले इक्वेशन में आपका ई मैक्स ई मीन दोनों है, तो वहां पे मालूम है ई मैक्स तो निकाल नहीं पाओगे कोहेसिव सॉइल के लिए, तो आईडी कैसे निकलेगा उसका। तो कोहेसिव सॉइल के लिए आईडी नहीं निकलता, याद रखना, ठीक है।
वो केवल कोहेजन लेस सॉइल के लिए ही है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई होप 15 मिनट इसी पे डिस्कशन हो गया। आईडी और आरसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिवीजन हो गया होगा, चीजें याद हो गई होंगी। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा था एसएससी जेईई में, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बड़ा सिंपल सा बात है। जब हम ये रिलेशनशिप निकालते हैं ना, ये इक्वेशन वगैरह निकालते हैं, है ना, तो उस समय हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, हम या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू 1 यूनिट लेके निकालते हैं, या फिर ठीक है जो आप इक्वेशन याद रखते हो, जो इक्वेशन याद है आपको, जैसे गामा डी का इक्वेशन क्या याद है, गामा डी का जीएस गामा डब्ल्यू, है ना, जीएस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये जो इक्वेशन निकला है, ये कैसे एनालिसिस किया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू 1 यूनिट लेके एनालिसिस किया गया था। उसी तरह से अगर हम एनालिसिस करें वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, इसको हम सिंगल यूनिट कंसिडर कर लें अगर, ठीक है, तो भी हमारे पास एनालिसिस निकलेगा। ये एक ऐसा एजम्पशन लिया जाता है एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप निकलता है ना, ये जब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को 1 यूनिट ले लेंगे, तब इस तरह का रिलेशनशिप आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स एंड वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज। गामा डी का वैल्यू बेसिकली पूछा है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये इस तरह से हम लिखते हैं 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, मैच दी फॉलोइंग कराना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो मैच दी फॉलोइंग कराना है, तो ए लिख लो, इधर बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो। ए में क्या है, स्टोक्स। अब पढ़िए स्टोक्स ने क्या क्या दिया है, फ्लो थ्रू कैपिलरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी लिमिट, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मास, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग। स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं, हम अप्लाई करते हैं सेटलिंग वेलोसिटी निकालने में। तो ए का हो गया 5। बी डार्सी साहब ने परमिएबिलिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया था, फ्लो थ्रू सॉइल्स, है ना, सॉइल के थ्रू कैसे फ्लो होगा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मास। बी का तो हो जाएगा 4। नाउ सी पॉसियुली, अभी इसको साइड में रखिए। डी अटरबर्ग ने कंसिस्टेंसी लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें दिया था, डी का हो जाएगा 3। ये बात क्लियर है, डी का हो गया आपका 3। अभी पॉसियुली साहब ने क्या दिया था, देखिए अब यहाँ पे जो ऑप्शन बच रहा है, वो कौन कौन सा ऑप्शन बच रहा है जो यूज नहीं हुआ, एक तो बच रहा है 2 एंड बच रहा है आपका 1। अभी यहाँ पे सिंपली देखो 2 में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, पॉसियुली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो पॉसियुली साहब ने किसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, फ्लो थ्रू कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी पोस्ट जो होते हैं उसके थ्रू से फ्लो करने का कॉन्सेप्ट बताया था पॉसियुली साहब ने। तो हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हमने हेजन पॉसियुली इक्वेशन भी लिखवाया होगा फॉर कैपिलरी राइज वगैरह, हेजन इक्वेशन ये सब चीज लिखवाया था, ठीक है, जब हमने कैपिलरी वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां पर। तो वही है, वही पॉसियुली साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो कोड क्या हो गया 5413। जो किताब है उसमें सॉल्यूशन आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोमीटर, एक हाइड्रोमीटर का काम क्या है, हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये क्या अच्छा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कौन मेजर करता है, वेंचुरी मीटर वगैरह, है ना। वेलोसिटी ऑफ गैसेस, नहीं नहीं नहीं। फ्लो ऑफ फ्लूइड, ना ना ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, बिल्कुल, हाइड्रोमीटर मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोमीटर को तो हम यूज किए थे सॉइल क्लासिफिकेशन में, वो भी खास करके पार्टिकल सॉइल क्लासिफिकेशन बोल रहा हूँ, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने में। हाँ, तो यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड किधर आ गया, वो तो सॉलिड आना चाहिए। अरे रे बाबा, अरे थोड़ा सा दिमाग खोलो। वहां पर जो फाइन ग्रेन सॉइल था उसका हम सस्पेंशन बनाते थे, वो सस्पेंशन क्या है, एक तरह का लिक्विड ही है, सॉइल का सस्पेंशन, सॉइल सॉलिड इन सस्पेंशन हाइड्रोमीटर में, है ना। और हम वहां से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते थे उस सस्पेंशन का। ओके, सिंपल सा इक्वेशन है, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास, किसी भी सॉइल का अगर आईपी इक्वल टू है 0, है ना, तो वो सॉइल क्या होगा, द सॉइल इज, यहाँ पे सॉइल पूछा है, अरे ग्रेवल एंड सैंड का होता है 0 क्योंकि दे आर नॉन प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक। आईपी का टेबल मैंने आपको बताया था, 7 का कॉन्सेप्ट इधर चलता है, 0 हो गया एक, तो फिर 0 से 7 हो गया, 7 से 17 हो गया, ग्रेटर देन 17 हो गया। 0 पे नॉन प्लास्टिक जिसमें आ गए सैंड ग्रेवल, सैंड एंड ग्रेवल आ जाते हैं, ठीक है। और 0 से 7 में आपका
कौन सा प्लास्टिक? लो प्लास्टिक, ठीक है, लो प्लास्टिक, फिर मीडियम प्लास्टिक, फिर हाईली प्लास्टिक। ओके, ऐसा। तो ये 7 वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब इसमें भी जो ग्रेवल एंड सैंड है, जी एंड एस, इनका तो 0 होता है, क्या? आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सिल्ट का याद रखना कितना? 10 से 15। फिर क्ले, क्ले में 3, अलुवियल क्ले, ब्लैक, ठीक है, बेंटोनाइट। अलुवियल क्ले का होता है 15 से 100, ब्लैक का होता है 200 से 250, ठीक है, ये परसेंटेज में है। और बेंटोनाइट क्ले का होता है 200 से 400। तो सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी किसका? बेंटोनाइट क्ले का। सबसे ज्यादा क्ले मिनरल किस में होगा? वो भी मोंट मोरोलोनाइट, बेंटोनाइट क्ले के अंदर। समझ गए बात? अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। वाटर कंटेंट क्या होता है? किसी भी सॉइल मास का हम वाटर कंटेंट निकालते हैं, WC इक्वल टू क्या निकालते हैं? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ये वाटर किधर है? वॉइड के अंदर हो सकता है ना? तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज योर वाटर कंटेंट। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है इसमें से कौन सा सही होगा? क्या ऑप्शन लिखा है? ऑप्शन पढ़ो। बी लेस देन 0, इसका कोई मतलब नहीं है। वाटर कंटेंट लेस देन 0 का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। या फिर वाटर कंटेंट 0 होगा बट लेस देन 0 का कोई मतलब है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है। वाटर कंटेंट इक्वल टू 0 हो रहा है मतलब वो ड्राई सॉइल है, सिंपल सी बात है। बी ग्रेटर देन 100, हाँ 100 से ज्यादा हो सकता है, ये बात भी सही है। यहाँ तीसरा में नेवर बी ग्रेटर देन 100, अरे यार कैसे है? हाँ, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट वगैरह सॉइल का 200 400% होता है, तो वो तो वाटर कंटेंट ही है ना सॉइल का, वो कैसे ग्रेटर देन 100 नहीं होगा? यहाँ पे आप देखो, सॉइल में पानी कितना भी हो सकता है, ठीक है, वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100। टेक वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100, नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ओनली ऑप्शन करेक्ट इज बी ग्रेटर देन 100। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी ग्रेटर देन 100%, ये आंसर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जो सॉइल का वाटर कंटेंट है वो 100% से ज्यादा हो सकता है, और वाटर कंटेंट का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वाटर कंटेंट का क्या वैल्यू हो सकता है? 0। वाटर कंटेंट का नेगेटिव वैल्यू हो सकता है क्या? ना बाबू ना। अब 0 वाटर कंटेंट किस केस में होगा? ड्राई सॉइल के केस में, ठीक है, ड्राई सॉइल के केस में। तो आप वाटर कंटेंट के लिए क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाता है कि वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड, कुछ भी हो सकता है, there is no maximum limit on the water content, है ना, it can acquire any value। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ए सॉइल मास देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है? एक कोई सॉइल मास, इसमें सॉलिड तो होगा ही होगा, ठीक है, बाकी इसके वॉइड है, तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब इस सॉइल मास के लिए Vs इज इक्वल टू Vv। तो इसका पोरोसिटी बताइए, वॉइड रेशियो बताइए और पोरोसिटी बताइए। तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। तो वॉइड रेशियो निकालो, E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वाला रिलेशनशिप यूज कर लेंगे, तो वॉइड रेशियो विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अच्छा, अब क्वेश्चन में भी आंसर करते वक्त देखना एक ट्रिक है, आगे डिस्कस करेंगे। एंड पोरोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब इसको आप 2 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये खत्म, मतलब ये बचा 1/2 मीन्स 0.5। अब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े हो अगर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा आंसर पहले पूछा है? द वैल्यूज ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। तो हमारा जो कोड बनेगा पोरोसिटी 0.5 एंड 1, लेकिन ऑप्शन में 1 एंड 0.5 भी है, गलती से टिक लगा दी। अच्छा, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी ऐसा ऐसा लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो, तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए, है ना। तो आंसर करेक्ट क्या होगा इसका? सी। भले ही आप कैलकुलेशन सही से किए बट क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने के कारण, हड़बड़ाने के कारण आपने गलत टिक लगा के आ जाओगे, ये पॉसिबिलिटी है।
तो उसको ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सिली वाले, है ना, तो रेस्पेक्टिवली वाला, तो क्या पहले पूछा है वो उस हिसाब से ऑप्शन चेक करके टिक लगाना है। क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, बेवकूफ समझा है? पोरोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में रिलेशनशिप, तो देखो ये ऑप्शन बी सही लग रहा है, ई इक्वल टू एन 1 प्लस ई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसी तरह ये आपका ई क्या हो जाता है, वॉइड रेशियो इक्वल टू, यहाँ तो एक इक्वेशन है, इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी अगर लिखेंगे एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, दिस इज योर वॉइड रेशियो, ठीक है, याद रखिएगा। पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू एन, ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अच्छा, खैर यहां तक तो सभी को आता है, ठीक है। जो चीज नोटेबल है वो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखिए क्वेश्चन पूछता हूं क्या, बताता हूं। वॉइड रेशियो जो है और पोरोसिटी जो है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल। जैसा आपका रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस था, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी आईडी वगैरह थी, उसी तरह का पर्पस ये भी फुलफिल करता है, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। प्लस ड्राई डेंसिटी भी वही रिप्रेजेंट करता है, लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल, ध्यान रखना, वो भी एक इसी कैटेगरी का पैरामीटर है, ड्राई डेंसिटी भी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर रिप्रेजेंट लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ द सॉइल, उसमें ये सारे वैल्यू दे सकते हैं, ड्राई डेंसिटी दे सकता है और कोई अदर दे देगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वगैरह और या फिर और कुछ, है ना, तो आपको एलिमिनेट करने होंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे एक कैटेगरी के पैरामीटर हैं, कौन कौन से, आईडी हो गया, आरसी हो गया, फिर एन हो गया, ई हो गया, गामा डी हो गया, ये सारे, ओके। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें किसके किसके बीच, पोरोसिटी के बीच और वॉइड रेशियो के बीच, तो इन दोनों में से बेस्ट पैरामीटर कौन सा है जो कि लूजनेस एंड डेंसनेस को ज्यादा एक्यूरेटली अच्छे से समझा पाता है, अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। इन दोनों में केवल मैं कंपैरिजन पूछ रहा हूं, तो जो जवाब होना चाहिए आपका वो होना चाहिए वॉइड रेशियो। क्यों? क्योंकि वॉइड रेशियो जो है ना, ये जो डिफाइंड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिफाइंड है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है ये फिक्स है आपका, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इट इज ए फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी, बट वॉल्यूम ऑफ, यहाँ नीचे क्या है, टोटल ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये चेंज होता है। क्यों? जैसे वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका चेंज होगा, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी आपका चेंज हो जाएगा। क्यों? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो पोरोसिटी में दोनों पैरामीटर चेंज होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट वॉइड रेशियो में केवल एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, वॉइड बढ़ रहा है। अगर वॉइड बढ़ता चलेगा सॉइल में, तो हम ये बता पाएंगे कि सॉइल का एक तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो अलग चीज है, और वॉइड भी बढ़ता चल रहा है, तो इसका मतलब सॉइल ज्यादा लूज है। तो अगर वॉइड रेशियो सॉइल का ज्यादा है तो वो ज्यादा कंप्रेस उसको कर सकते हो, फिर क्यों, मतलब कॉम्पैक्शन ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लूज है, ज्यादा वॉइड है, तो वो वॉइड को रिमूव करने के लिए तो हम कॉम्पैक्शन करते हैं। तो वॉइड रेशियो इज गुड पैरामीटर, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है आपका वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। तो इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अगर कंपैरिजन पूछे तो ये पॉइंट पे आपको आंसर करनी है। अब देखिए एक सवाल और पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेवल एंड सैंड जो है ये किस कैटेगरी ऑफ सॉइल से बिलोंग करता है? कोहेसिव तो हो ही नहीं सकता, कोहेसिव कौन है, फाइन सॉइल। फाइन कहने का मतलब है सिल्ट में कोहेजन रहता है एंड क्ले में रहता है। अब उसमें भी क्ले पूरा का पूरा कोहेसिव होता है ना, इसमें केवल कोहेजन का इफेक्ट रहता है क्ले के अंदर। सिल्ट को हम C5 सॉइल बोलते हैं, ठीक है, इसमें कोहेजन भी रहता है, थोड़ा फ्रिक्शन भी रहता है, बट जो कोहेजन लेस सॉइल होता है उसमें केवल फ्रिक्शन रहता है, ठीक है। ये सब चीज अर्थ प्रेशर में आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है, पढ़ोगे क्या, पढ़ तो चुके हो, रिवीजन चल रहा है तो जानते ही हो, है ना। कोहेजन लेस में केवल फ्रिक्शन एंगल रहती है, फ्रिक्शन का इफेक्ट रहता है, ठीक है। जो शियर स्ट्रेंथ होता है बेसिकली वो फ्रिक्शन के कारण मिलती है कोहेजन लेस में, और कोहेसिव सॉइल में जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो कोहेजन के कारण मिलता है, और जो सिल्ट है उसमें जो शियर स्ट्रेंथ मिलता है वो कोहेजन एंड फ्रिक्शन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसा सिस्टम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कोहेसिव तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेवल एंड सैंड ये कोहेजन लेस के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले तो कोहेजन लेस, कोहेजन लेस। एक्सपेंसिव सॉइल, ये ब्लैक कॉटन सॉइल एक्सपेंसिव सॉइल की कैटेगरी में आता है, ब्लैक कॉटन, ठीक है।
एक्सपेंसिव सॉइल कहने का मतलब है जिसमें तुरंत पानी डालो तो फूल जाए, ठीक है, और अगर ड्राई कंडीशन हो तो सूख भी जाए, सूख के पपड़ी जैसा बन जाता है, फूलता भी है, सूखड़ भी जाता है। ऐसा सॉइल जो होता है एक्सपेंसिव, जिसमें वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल, याद रखिएगा। मेराइन, तो ये मेराइन है नहीं, मेराइन मतलब समंदर के नीचे वाला, है ना। आप बोलोगे अच्छा सर सैंड तो समंदर के नीचे भी मिल रहा है, तो मेराइन ओरिजिन होगा उसका? नहीं। हम उसका यूज करते हैं कि अपना जनरल कंस्ट्रक्शन वगैरह में? नहीं। तो हमको उसी संदर्भ में आंसर देनी है, उसी अवधारणा को पकड़ के आंसर देनी है कि कंसेप्ट अपना क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसके रेस्पेक्ट में आंसर देना है। तो इसका ओरिजिन होता है अलुवियल, ये होता है अलुवियल। अब तो अलुवियल का मतलब क्या है, देखो हिमालय पहाड़ है हमारे पास, यहाँ से गंगा नदी आती है, तो ऊपर से बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं, है ना, सिल्ट वगैरह लेके आएंगे, ये बड़े बड़े पत्थर लेके आएंगे, सैंड डिपोजिट करेंगे। तो ये जो डिपोजिशन होता है नदियों के द्वारा, उनको बोला जाता है अलुवियल सॉइल। तो वही अलुवियल सॉइल में आपको ग्रेवल भी मिलेगा, बड़ा बड़ा बोल्डर मिलेगा, फिर सैंड का डिपोजिशन होता है। तो सैंड और ग्रेवल जो उसका ओरिजिन क्या है, अलुवियल। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में अलुवियल प्लेन सबसे ज्यादा है, यूपी बिहार इन सब में गंगा नदी का जो प्लेन है, और काफी उपजाऊ होती है इस तरह का प्लेन, खेती काफी अच्छे से किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज्यादा उपजाऊ अगर आपसे पूछेगा कोई, ठीक है, तो वो पंजाब का प्लेन है, ठीक है, पंजाब का प्लेन, बारी है, बारी सुने हो, ठीक है, वहां पे कौन सा, ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में, ठीक है, जो प्लेन होता है वो काफी उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ, लेकिन यहाँ से प्रोडक्शन लेस होती है, क्यों, ये एरिया छोटा है, ये इसके कंपैरिजन में कम उपजाऊ है अलुवियल प्लेन ऑफ गंगा, बट यहाँ पे प्लेन ज्यादा है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा एरिया है, इसलिए यहाँ से प्रोडक्शन ज्यादा निकलती है। समझ में आ गया बात, फर्टाइल भी है और प्रोडक्शन भी निकलती है। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं फिर से, है ना, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। तो क्या पूछ रहा है, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज, मतलब आईपी इक्वल टू और पीआई इक्वल टू डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूपी होता है। तो डब्ल्यूपी ज्यादा है, डब्ल्यूएल कम है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसको हम जीरो रिप्रेजेंट करते हैं नॉन प्लास्टिक कैटेगरी। नॉन प्लास्टिक कैटेगरी, नॉन प्लास्टिक कैटेगरी में ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल एंड सैंड बेसिकली उनका आईपी होता है जीरो, इसलिए वो कोई प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसलिए इसको हम नॉन प्लास्टिक कहते हैं। इसका आईपी होता है जीरो, क्यों, क्योंकि इसका लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट वो दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दी रेशियो, एक रेशियो के बारे में बोल रहा है, क्या है रेशियो, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मतलब WL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल अपॉन IP इक्वल टू IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन IP। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। श्रिंकेज रेशियो आपको मालूम है, श्रिंकेज रेशियो मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पर ये ग्राफ बनाओ, ठीक है, अटरवर लिमिट में जैसा ग्राफ था, ये श्रिंकेज लिमिट हो गया WSR, ये कोई वाटर कंटेंट है ना, W1% W2%, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आपका V1 V2, और श्रिंकेज लिमिट पे जो वॉल्यूम होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल या फिर और VSR, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशियो R इक्वल टू कैसे लिखते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन V ड्राई परसेंटेज डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, ठीक है, ये हो गया आपका श्रिंकेज रेशियो। इसी के साथ टफनेस इंडेक्स इक्वल टू IT, जिसका रेंज कितना होता है 0 से 3, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इट इज रेशियो ऑफ व्हाट, IP अपॉन IF। IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IF हो गया आपका फ्लो इंडेक्स, जो कि कासाग्रांडे टेस्ट, जो कि लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट है, उसमें जब कर्व बनती है उस कर्व का नाम है फ्लो कर्व, उसका जो स्लोप होता है जो कि कांस्टेंट होता है वो होता है आपका IF। IF क्या रिप्रेजेंट करता है, IF रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे किसी सॉइल का वाटर कंटेंट बढ़ेगा वो कितना रेट से अपना शियर स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है IF।
समझ में आ रहा है बात? ठीक है, वो सारी चीज थी। कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो गया, लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट फ्रिमनेस ऑफ सॉइल, सॉइल कितना मजबूत है। आईसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आईएल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका शियर स्ट्रेंथ कमेगा। समझ गए बात? ठीक है, तो ये सारी बात थी। अब देखिए, आईसी और आईएल को लेके भी बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट तो हमने क्लास के टाइम पे बहुत अच्छे से समझा रखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन के टाइम पे मैं थोड़ा सा फिर भी आपको कॉन्सेप्ट उसका समझा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम को लेके ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईसी है एंड आईएल जो है, ठीक है, ये दोनों चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉइल का, क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। मतलब उस ऐसा सॉइल, मतलब वो सॉइल का आईसी और आईएल निकालने के बाद हम ये पता लगा पाएंगे, बता पाएंगे क्या इस सॉइल पे हम फाउंडेशन बना सकते हैं, है ना। टू चेक सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, स्पेशली फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सॉइल से फाउंडेशन नहीं बनानी, उसके ऊपर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उसका सुटेबिलिटी पता लगाने के लिए आईसी एंड आईएल के वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अब इन दोनों में जो अच्छा वैल्यू है वो है आईसी का वैल्यू, आईसी को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, बट वेल कोई बात नहीं, आईसी एंड आईएल दोनों हम फाउंडेशन, सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन, है ना, ये कैलकुलेट करने के लिए हम पता लगाते हैं। आईसी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीमनेस या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, आईसी क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीमनेस ऑफ सॉइल। अगर किसी सॉइल का आईसी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका कंसिस्टेंसी जो है, ठीक है, कंसिस्टेंसी कम है। कंसिस्टेंसी कम है कहने का मतलब है अगर आईसी ज्यादा होगा तो सॉइल फ्लो नहीं करेगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा, मजबूत होगा। और अगर किसी सॉइल का आईएल ज्यादा है तो उसका फ्लो एबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा, उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगा। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऐसा कह सकते हैं। एंड आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीमनेस, फ्रीमनेस या स्ट्रेंथ कहा जा सकता है। ये लॉजिक क्लियर है? सिमिलरली आईएल को हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ या फ्रीमनेस, स्ट्रेंथ या फ्रीमनेस। अभी ये किस तरह का स्ट्रेंथ का बात कर रहा है? ये जो स्ट्रेंथ का बात कर रहा है ये जनरली शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का बात कर रहा है। ठीक है, किस तरह के स्ट्रेंथ का? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का यहाँ पे बात चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आपके क्लियर है पहले तो, ठीक है। इसके बाद अब चर्चा करते हैं। अब देखना, ये वाला जो बताने वाला हूं आईसी और आईएल को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा बात। ये आपका लिक्विड लिमिट, ठीक है, उससे नीचे क्या होगा? प्लास्टिक लिमिट होता है, उससे नीचे क्या होगा? श्रिंकेज लिमिट, WSR। ये हो गया आपका श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अब देखिए आईसी का फॉर्मूला क्या है? आईसी का फॉर्मूला अभी अभी आपको मैंने बताया था, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय आईपी, है ना। आईपी का मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। समझ गए? अब देखिए, मान लो कोई एक ऐसा सॉइल है जिसका नेचुरल वाटर कंटेंट जो है वो उसके लिक्विड लिमिट के बराबर है, मतलब डब्ल्यू के जगह यहाँ पे WL अगर पुट करेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आपको मिलेगा आईसी का वो क्या मिलेगा? 0, है ना। तो एट लिक्विड लिमिट मैं ऐसा कह सकता हूं, एट लिक्विड लिमिट द वैल्यू ऑफ आईसी विल बी इक्वल टू 0, है ना। एट लिक्विड लिमिट आईसी का वैल्यू क्या होगा? 0। सिमिलरली एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, अगर कोई सॉइल ऐसा है जिसका वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट उसके प्लास्टिक लिमिट के बराबर है, तो WL माइनस WP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, तो एट प्लास्टिक लिमिट IC of that particular soil will be equal to what? Will be equal to 1. प्लास्टिक लिमिट पे IC of that soil will be equal to 1, है ना। और मान लीजिए प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा है वाटर कंटेंट, हमेशा प्लास्टिक लिमिट से वाटर कंटेंट, अच्छा सॉरी, वाटर कंटेंट अगर आप इधर आओगे, प्लास्टिक लिमिट से इधर आओगे, मतलब और वाटर कंटेंट कमेगा तो IC का वैल्यू बढ़ता हुआ चलेगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में देखिए WL माइनस WP, तो WP जब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो IC का वैल्यू 1 मिल रहा है, जब यहाँ पे W के जगह
WP से भी कम वाटर कंटेंट पुट करोगे तो ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर WL माइनस W, ये डिफरेंस बढ़ेगा। तो WL माइनस WP तो कांस्टेंट है, तो ये वाला ऊपर वाला बढ़ता हुआ चलेगा, तो IC का वैल्यू बढ़ता हुआ चलेगा। सो जैसे हम प्लास्टिक लिमिट से नीचे आएंगे, मतलब वाटर कंटेंट सॉइल का प्लास्टिक लिमिट से नीचे आएगा, आपका IC का वैल्यू इधर ग्रेटर देन 1, सॉरी IC का वैल्यू इस रेंज में आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और श्रिंकेज लिमिट, ये तो और भी कम वाटर कंटेंट हो गया इस वाले रेंज में, तो IC का वैल्यू विल बी फार 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 ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? IC का वैल्यू कैसे कैसे वैरी कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट लिक्विड लिमिट IC इक्वल टू 0, एट प्लास्टिक लिमिट IC इक्वल टू 1। तो 0 से 1 किस वाले रेंज में वैरी कर रहा है, ये वैरी कर रहा है ये वाले रेंज में, WP से WL, ठीक है। और ये क्या है, प्लास्टिक रेंज। ये कौन सा रेंज होता है, रेंज प्लास्टिक रेंज होता है, क्योंकि WL माइनस WP करते हो तभी तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिलता है। तो जो प्लास्टिक रेंज है उसमें 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अगर लिक्विड लिमिट से नीचे जाएंगे, सॉरी लिक्विड लिमिट से आगे जाएंगे, नीचे नहीं आगे, इधर मतलब आगे, मतलब सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट, ये W जो है यहाँ पे IC का इक्वेशन देखिए, सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट अगर मैं पुट कर दिया लिक्विड लिमिट से भी ज्यादा, समझो बात को, सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट अगर लिक्विड लिमिट से भी ज्यादा हो गई, यहाँ पे WL का वैल्यू जो है ना, सॉरी ये जो W का वैल्यू है ये लिक्विड लिमिट से भी ज्यादा वाटर कंटेंट है, तो क्या ये ऊपर वाला टर्म नेगेटिव नहीं हो जाएगा? तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो जो ओवरऑल रेशियो है क्या वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? तो क्या इधर जब लिक्विड लिमिट से ज्यादा का मॉइस्चर कंटेंट होगा, वाटर कंटेंट होगा आपके सॉइल के अंदर में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि IC विल बी लेस देन 0, है ना? इसी तरह से आप IL का अब एनालिसिस करिए। IL इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला है आपका नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई IP। IP मतलब वही WL माइनस WP। समझ गए बात को? तो अब पुट करो, क्या करना है, पुट करना है तो एट लिक्विड लिमिट देख लो, ठीक है। जब मान लीजिए सॉइल का जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो उसके लिक्विड लिमिट के बराबर है, तो वो पुट करेंगे WL यहाँ पे, तो WL माइनस WP डिवाइडेड बाई WL माइनस WP। तो एट लिक्विड लिमिट सॉइल का जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है वो होगा 1। सिमिलरली एट प्लास्टिक लिमिट जो सॉइल का लिक्विडिटी इंडेक्स है इट विल बी 0, ठीक है। और वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से जितना ज्यादा होगा तो IL का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, है कि नहीं? और बढ़ता हुआ चलेगा, बढ़ता हुआ चलेगा। और यहाँ पे इस वाले रेंज में किधर, प्लास्टिक लिमिट के बाद जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होगी, है ना, IL का वैल्यू विल बिकम स्टार्टिंग लेस देन 0। और इस वाले रेंज में तो बहुत लेस देन 0, हाँ, फार 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 लेस देन 0, ऐसे कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपसे ये की पॉइंट्स ये है, ये पूछेंगे कि एट लिक्विड लिमिट IC 0 लेकिन IL 1, और एट प्लास्टिक लिमिट IC इक्वल टू 1 बट IL इक्वल टू 0। और ये वाला, ये सारे कीवर्ड्स, ठीक है, जो भी ये टेबल से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब ये जो रेंज है, मतलब कौन सा, ये जो जोन है जहां से 1 से 0 दोनों पैरामीटर वेरी कर रहा है, ये 1 से 0 कर रहा है, ये 0 to 1 कर रहा है, इस रेंज को हम बोलते हैं सॉइल का प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज, इसी को बेसिकली प्लास्टिक रेंज बोला जाता है। अब ये प्लास्टिक रेंज में भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक रेंज में सॉइल का अलग अलग कंसिस्टेंसी होता है, आप ऐसे कह सकते हो, सॉइल वेरी सॉफ्ट हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, मीडियम स्टिफ, वेरी स्टिफ, इस तरह से होता है। चलो मैं आपको वो टेबल भी बता देता हूँ, ये वाला टेबल आपको समझ में आ गया ये कैसे बनाना है ना? उसके बाद मैं आपको दूसरा टेबल बताता हूँ, सुनिए। अब देखिए ये वाला टेबल, स्टेट ऑफ सॉइल, ध्यान से सुनना, ये टेबल याद करना बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ सॉइल मैंने कौन कौन से लिए, एक तो हो गया लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ये स्टेट ऑफ सॉइल में क्लियर है, ठीक है। लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, है ना। मेरी बेटी उठ गई है, उसका आवाज आ रहा होगा साइड से, तो इग्नोर करिएगा, कोई बात नहीं, वो उठ गई है, पढ़ाने दे रही है, अपना खेल रही है उधर। अब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब मैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में बता रहा हूँ। लिक्विड स्टेट में सॉइल है, मतलब सॉइल लिक्विड स्टेट में ही है। किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, मतलब अच्छे से वो इजिली फ्लो हो पा रही है। समझ में आ रहा बात, फ्लो हो पा रही है। अब सॉइल जब प्लास्टिक स्टेट में होगा तब उसका 4 तरह का अलग अलग कंसिस्टेंसी होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। प्लास्टिक स्टेट में सॉइल सबसे पहले वेरी सॉफ्ट स्टेट में होता है, एक तो वेरी सॉफ्ट,
एक पोजीशन ऐसा होगी वाटर कंटेंट की, वेरी सॉफ्ट होगा, फिर सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट से सॉफ्ट पे आएगा, फिर मीडियम स्टिफ, मीडियम स्टिफ, है ना, मीडियम स्टिफ पे आएगा, फिर वहां से वो वेरी स्टिफ पे आ जाएगा, वेरी स्टिफ। ठीक है। अब सेमी सॉलिड स्टेट जो होता है, यहां पर जो कंसिस्टेंसी चेंज होता है सेमी सॉलिड स्टेट में, वो कैसे होती है, देखिए प्लास्टिक स्टेट के लास्ट में कितना आया था, वेरी स्टिफ, तो यहां पे कंसिस्टेंसी चेंज होगा वेरी स्टिफ टू स्टिफ, वेरी स्टिफ टू स्टिफ आ जाएगी आपका सॉइल। ठीक है। अच्छा, वेरी स्टिफ टू स्टिफ नहीं, वेरी स्टिफ टू हार्ड, वेरी स्टिफ टू हार्ड में आ जाएगा। ठीक है, जो कंसिस्टेंसी आएगा वो वेरी स्टिफ टू हार्ड वाले सेक्शन में आ जाएगा, और सॉलिड स्टेट में हार्ड टू, हार्ड से वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पेक्टिव आईसी और आईएल का वैल्यू, अब देखिए जो आईसी का वैल्यू है लिक्विड स्टेट में, आपने देखा था, है ना, वाटर कंटेंट जब लिक्विड लिमिट से भी बहुत ज्यादा है, तो आईसी का वैल्यू इधर तो कितना, लेस देन 0 है ये वाले सेक्शन में, और आईएल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रहा था। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट में आईसी और आईएल दोनों का वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रहा था, 0 से 1 वेरी कर रहा था, है ना। अब यहां से देखिए टेबल में, टेबल कुछ ऐसा है कि ऊपर से नीचे आप जैसे जा रहे हो, जो वाटर कंटेंट है ऑफ द सॉइल वो कम हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। अब देख पा रहे हैं लिक्विड से प्लास्टिक में गए, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में जा रहे हैं, सेमी सॉलिड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो वाटर कंटेंट कम हो रही है ना। ये टेबल को ऐसा समझिए, टेबल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ। ओके। अब देखिए जो वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं, आईसी का वैल्यू, आईसी का वैल्यू अगर हम बात करें जब आपका जस्ट एट लिक्विड लिमिट, जस्ट एट लिक्विड लिमिट अगर मैं बात करूं आईसी का वैल्यू, वहां पे वो आईसी कितना रहता है, 0 पे रहता है, वहां से 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आईसी का वैल्यू यहाँ पे वेरी सॉफ्ट, जब प्लास्टिक स्टेट में अगर बात करेंगे, प्लास्टिक स्टेट में आईसी का वैल्यू कहाँ, क्या 0 to 1 आते ही कि नहीं, यहाँ पे आईसी का वैल्यू 0 to 1 आता है प्लास्टिक स्टेट में। वही आईएल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, 1 to 0 आता है। क्लियर है। आईसी का वैल्यू 0 से 1 आएगा, और आईएल का वैल्यू 1 से 0 आएगा। तो वेरी सॉफ्ट ये जो कैटेगरी है, इसमें आईसी का जो रेंज होता है ये होता है 0 to, बढ़ेगा, है ना, 0 to 0.25, फिर 0.25 से 0.5, सिंपल है, फिर 0.5 से 0.75, फिर 0.75 टू 1। यहां तक क्लियर है। लेकिन ध्यान रखने वाली यही बात है, आपसे ये पूछेगा वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम स्टीफ, वेरी स्टीफ, ये कीवर्ड रहेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आईसी का वैल्यू पूछ लेगा। तो ये टेबल याद रहना बहुत जरूरी है, लॉजिक से इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक अप्लाई करोगे टेबल बनाने में तो याद हो जाएगा आराम से, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे अपने से। ठीक है, कीवर्ड को लिख के और जो लॉजिक बता रहा हूं ऐसे, तो अपने आप याद हो जाएगा। नाउ अब आईसी का वैल्यू वेरी स्टीफ वाले केस में यहाँ पे ग्रेटर देन 1, और इसके नीचे आओगे फार 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 ग्रेटर देन 1, बस खत्म। अब उसी तरह आईएल का वैल्यू पे बात करते हैं। आईएल का वैल्यू 1 से 0 बढ़ रहा है, मतलब ये घटता हुआ चलेगा। ठीक है, घटता हुआ चलेगा, तो घटता हुआ चलेगा, तो यहाँ पे आईएल का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 1 to 0.75 आ जाएगी इस रेंज में, फिर यहाँ पे 0.75 to 0.5 आ जाएगी, फिर इधर 0.5 to 0.25 आ जाएगी, फिर इधर 0.25 से 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और इधर और नीचे जाओगे लेस देन 0, फार 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 लेस देन 0। बन गया टेबल, याद करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेबल का। ठीक है, और बारंबार याद करिए, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वेल, हमारी बेटी हल्ला करने लगी थी तो उसका सिस्टम बना दिए, है बच्चा है, बच्चा हल्ला करती है, 3 ही महीने की अभी। ओके, ठीक है, तो याद करिए, है ना। वो क्या है ना, एक डायलॉग मारते हैं, एक्चुअली क्या है ना, मैं याद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, नहीं कर सकते, हम लोग हैं, मदद कर रहे हैं आपका याद करने में, तो याद कीजिए, क्योंकि करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए करना पड़ेगा, है ना। तो और जिस तरीके से मैंने आपको ये टेबल समझाया है, मुझे लगता है आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, ये जेई का क्वेश्चन है, पोरोसिटी।
ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्या पूछ दिया? पूछ दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम क्या है? पोरोसिटी है। एयर कंटेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये एयर कंटेंट वॉइड रेशियो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एयर रेशियो, एयर कुछ नहीं होता, ठीक है, ये गलत कीवर्ड है। हाँ, यहाँ पे और एक चीज बता दूं, और एक जो यूज होता है, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, ये कीवर्ड याद रखना है। और एक वैल्यू होता है परसेंटेज एयर वर्ड, ठीक है, SINA परसेंटेज, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। एयर कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। जैसा ये वॉइड रेशियो, ठीक है, उसी तरह से एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड। समझ गए बात को? ये सब चीजें हैं, फैक्ट याद रखना। वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये होती है आपका वाटर कंटेंट के बराबर। और कोई पैरामीटर है क्या? और तो कुछ भी नहीं बचा, है ना? तो ये सब चीजें। हाँ, अब एक चीज बोलता हूँ, कॉपी उल्टाओ पुलटाओ, वहां पे इन सब पैरामीटर का रेंज भी याद रखिएगा, रेंज, ठीक है, रेंज। जैसे वाटर कंटेंट के लिए अभी अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, उसमें वाटर कंटेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ग्रेटर देन कितना भी हो सकता है, 100, 200, 300, 400%, एनी वैल्यू इट कैन एक्वायर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस का हमने देखा था 0 to 100, ये 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है ना? तो एस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 100, ये एस का रेंज हमने देखा था। उसी तरह से वॉइड रेशियो का रेंज है अपना, पोरोसिटी का रेंज है अपना, ठीक है। तो अलग अलग रेंजेस है, आप रेंज याद रखिएगा। अभी आप क्या याद रखोगे मैं ही बताता हूँ। अब इसमें देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाले में, फिर मैंने यहाँ पे 25 का कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे 0, फिर 0 से 25 ले लो, 25 से 50 ले लो, 50 से 75 ले लो, 75 से 100 ले लो, फिर 100 ले लो। इस तरह से टाइप ऑफ सॉइल बताया जाता है। ड्राई सॉइल, ह्यूमिड सॉइल, डैम्प्ड सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, वेट सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल, है ना? तो ये बताई जाती है, तो वो आपको ध्यान रखनी है, वो एग्जाम में पूछ लेंगे, फिर आप बोलोगे एक्चुअली क्या है ना, कि मैं वो सब टेबल याद नहीं कर सकता। तो ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन जिसको याद है उसका 1 नंबर उसको मिल जाएगा, और आपको नहीं मिलेगा, भले ही आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पोरोसिटी का रेंज जो होता है, पोरोसिटी का क्या होता है? पोरोसिटी कभी भी 0 हो सकता है क्या? अरे देखो ना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम, ऐसा सोचना। पोरोसिटी इक्वल टू 0, कहने का मतलब क्या है? वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 होना चाहिए, तो पोरोसिटी कभी भी 0 नहीं होगा। और उसी तरह से पोरोसिटी कभी भी 100 भी नहीं होगा। तो पोरोसिटी क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही है पूरे वॉल्यूम में, तो सॉइल कहाँ है? तो सॉइल किधर गया? तो पोरोसिटी कभी भी मतलब कभी भी 0 नहीं होता, पोरोसिटी कभी भी 100 नहीं होता। तो पोरोसिटी का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 100 होता है, ये होता है एन का रेंज, है ना? इसी में अगर यहाँ पे बीच में एस लगा दो और इक्वल टू लगा दो, तो वो हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। समझ गए बात को? ठीक है। अब वॉइड रेशियो का सोचो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ, अभी ई इक्वल टू 0, ये वॉइड रेशियो है, ठीक है। ई इक्वल टू 0 का सोचिए, मतलब ई 0 कब होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0, तो सेम कंडीशन जो पोरोसिटी में बताया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो कभी 0 होगा ही नहीं, सॉइल के अंदर वॉइड तो रहेगा ही रहेगा, भले उस और तो और उस वॉइड में हो सकता है एयर हो या वाटर होगा, ठीक है, लेकिन 0 तो होगा नहीं। तो ई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ई 0 नहीं हो सकता। तो ई ग्रेटर देन 0 हमेशा हो, बिल्कुल सही है। क्या ई 100% से ज्यादा हो सकता है? ऑब्वियसली बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ई का वैल्यू 1.28, 2.38 ऐसा ऐसा भी आता है। तो ई का कोई अपर लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन ई, लाइक वाटर कंटेंट। समझ में आ रहा है? बट वाटर कंटेंट में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन ई में केवल ग्रेटर देन 0। दिस इज योर रेंज फॉर ई। समझे? तो सभी का रेंज आपको मालूम हो गया लॉजिक के साथ, ठीक है। और जब भी कंफ्यूजन आए उसका बेसिक डेफिनेशन देखना और सॉइल के बारे में सोचना, क्या होना चाहिए उचित आंसर, आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर की बात है, कॉन्सेप्ट। अरे ये सहवाग वाला फॉर्मूला पूछ लिया, तो E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, देखो क्या आंसर होगा। तो E
E इक्वल टू क्या होगा, WG/S। तो ये ऑप्शन ए ही तो सही लग रहा है ना। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप ये मत सोचना कि मैंने रिपीट किया, ना ना ना, एग्जाम में रिपीट हुई है। व्हेन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0, IP 0, मतलब सॉइल किस तरह का है, सैंड है, नॉन प्लास्टिक है ना। IP का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 7 वाला कॉन्सेप्ट, 0, फिर 0 से 7, 7 से 17, फिर ग्रेटर देन 17, नॉन प्लास्टिक NP, फिर LP लो प्लास्टिक, MP मीडियम प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक HP। फिर और तो और मैंने ये भी बताया था, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, इसके लिए जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 0, मतलब नॉन प्लास्टिक हो गया। फिर सिल्ट का 10 to 15%। फिर क्ले में 3 कैटेगरी, अलुवियल, ब्लैक क्ले, बेंटोनाइट क्ले। अलुवियल का 15 से 100, ब्लैक क्ले का 200 से 250, बेंटोनाइट क्ले का 200 से 400। याद हो गया टेबल प्लास्टिसिटी वाला पूरा, अब तक याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखोगे आप, अरे रे ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कौन पढ़ेगा फालतू का, ऐसा सोचोगे। लेकिन आप पढ़ के तो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। इन ए ड्राई सॉइल ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विथ एयर, बिल्कुल टू फेज सिस्टम, एक सॉइल है उसमें सॉइल सॉलिड होंगे, बाकी एयर, ड्राई सॉइल। इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल दी वॉइड्स, जितना भी वॉइड्स है वो फिल्ड विथ वाटर, ये भी सही है, तो ही हम सैचुरेटेड कहेंगे, तो ही हम ड्राई कहेंगे। तीसरा, इन ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, मतलब आधा एयर होगा आधा पानी होगा, सॉइल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय बोथ एयर एंड वाटर। वाह जी वाह, तीनों सही है, 1 2 3, तो क्या ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल दी ऑप्शन इज करेक्ट। इतना सिंपल, तुरंत 1 नंबर आएगा। पढ़ो, आंसर तुरंत लगा दोगे। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली, और आपको आगे मिलते रहेंगे। आपको ये क्लासेस कैसा लग रहा है आप बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। आपका पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूँ रिवीजन करा दूंगा, पूरा सॉइल मैकेनिक्स का बिट बाय बिट सारा फॉर्मूला सब कुछ याद हो जाएगा इस सेशन के थ्रू से। आपको बस अपने कॉपी को लेके बैठना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर से पढ़ रखा है उल्टा, तब तो आपका सॉइल मैकेनिक्स में एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला ही नहीं है एसएससी के अंदर। और जितना भी मैं एमसीक्यू सीरीज चलाने वाला हूँ जितने भी सब्जेक्ट के, वो सारे सब्जेक्ट के। हो सकता है सारा का सारा पूरा एसएससी जेईई का सारा सब्जेक्ट का ना करवा पाऊँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनका तो करा ही दूंगा। ठीक है, बाकायदा अच्छे से। और आप यदि प्रिपेयर करना चाहते हैं टेक्निकल एग्जाम्स के लिए, उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स चाहिए, आपको क्लास चाहिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे स्टेट एई के लिए हो, जेई के लिए हो, ईएससी के लिए हो, गेट के लिए हो, जो अपना फी है इट इज 3500 रुपीज। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन दिया होगा, मतलब लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां ज्वाइन करिए डाउट क्लियरेंस वगैरह के लिए। ठीक है, और इस ये जो फाइल है इसका अगर पीडीएफ चाहिए, ये जो मैं बना रहा हूँ, तो 100 पेज जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 43 है, 100 पेज जैसे हो जाएगा मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फाइल भी बाकायदा मिल जाएगा, है ना। और ये जो 3500 का क्लास होगा इसका वैलिडिटी है 3 इयर्स, इसमें टोटल आपको 18 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। अब ये 18 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसको लेके मैंने एक वीडियो बना दी है, जो कि आपको एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप क्लिक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।